Good morning, class. Today we will start our new topic, breathing rate. In last lecture, we have seen that how any living being respire and the types of respiration, aerobic and anaerobic respiration. Today we will discuss about breathing rate. Now, what is a breathing rate? So, firstly, you have understand the term breathing. Breathing means taking air inside and exhaling or exhale the air outside through a contraction and expansion of lungs is called breathing. यानी कि एयर का यानी ऑक्सीजन का अंदर की ओर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर की तरफ रिलीज करना ब्रीदिंग कहलाता है। जब आप एयर अंदर की तरफ लेते हैं यानी ऑक्सीजन को अंदर की तरफ खींचते हैं तो उसे हम इन्हेलेशन कहते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर छोड़ते हैं तो उसे हम एक्सेलेशन कहते हैं। यानी इन्हेलेशन और एक्सेलेशन मिलकर जो प्रोसेस होती है वो ब्रीदिंग कहलाती है। अब वन ब्रीथ का मतलब क्या होता है? वन ब्रीथ मतलब एक सांस, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। तो वन ब्रीथ दैट मीन्स एक सांस। वन ब्रीथ का मतलब होता है कि एक बार इन्हेलेशन प्लस एक बार एक्सेलेशन, यानी एक बार ऑक्सीजन अंदर लेना और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, ये दोनों प्रोसेस मिलकर वन ब्रीथ कहलाती है। और ब्रीथिंग रेट का मतलब होता है कि जब एक मिनट में कोई पर्सन जितने नंबर ऑफ टाइम ब्रीदिंग करता है उसे उसकी ब्रीदिंग रेट कहते हैं। सो ब्रीदिंग रेट इज अ नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट, यानी एक मिनट में कोई भी पर्सन जितने नंबर ऑफ टाइम ब्रीथ यानी सांस लेता है उसे हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं। एवरेज वैल्यू में अगर देखा जाए तो कोई भी एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है जब वो रेस्ट पोजीशन में होता है, जब वो कोई हैवी एक्सरसाइज या रनिंग वगैरह नहीं करता, तो नॉर्मली वो 15 to 18 टाइम्स ब्रीथ कर लेता है। लेकिन जब हैवी एक्सरसाइज की बात करते हैं, जैसे रनिंग करना या कोई जिम वगैरह जा रहा है, कुछ हैवी एक्सरसाइज चल रही है, तब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होती है 25 टाइम्स पर मिनट, यानी एक मिनट में 25 बार भी बढ़ सकती है। नाउ अब आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है, क्यों हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर हमें ब्रीदिंग रेट हमारी बढ़ जाती है? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हैवी एक्सरसाइज अगर कोई पर्सन करता है तो दैट मीन्स उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और एनर्जी कब बनेगी? जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी और जो सेल के अंदर प्रेजेंट फूड है उसे ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी बनेगी। तो ऑक्सीजन कब जल्दी अंदर जाएगी? जब ब्रीदिंग रेट फास्ट होगी। देन कोई भी पर्सन हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल कर पाएगा, यानी कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन सेल तक पहुंचती है उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बनेगी, और वो एनर्जी कोई भी हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर यूटिलाइज होगी। यानी कि जब भी हैवी एक्सरसाइज होती है तो आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। ठीक है, ये रीज़न आपको समझ में आ गया कि ब्रीदिंग रेट बढ़ना दैट मीन्स ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जल्दी जल्दी जाना, और जितनी जल्दी ऑक्सीजन जाएगी वो सेल के अंदर प्रेजेंट फूड को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी बनाना शुरू कर देगी, और उस हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। किसी पर्सन की ब्रीदिंग रेट सबसे स्लो कब होती है? जब वो स्लीपिंग मोड में होता है, यानी जब कोई पर्सन सो रहा होता है तो उसकी ब्रीदिंग रेट बहुत स्लो चलती है। ठीक है, और उस टाइम पर उसे बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। नाउ सी द एक्टिविटी फर्स्ट, वेरिएशन इन ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। और ये बहुत अच्छी है जिसमें आप ब्रीदिंग रेट आप देख सकते हो कि आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो तब आपकी ब्रीदिंग रेट कितनी है, क्योंकि हमें पता है कि जितनी हैवी एक्सरसाइज करेंगे ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी। तो यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज़ गिवन है, जैसे कि रीडिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग कैरम, रनिंग। ठीक है, इन सभी में आपको ब्रीदिंग रेट बताना है।
नाउ हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे ब्रीथ करते, ठीक है। आज हम वो मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग कैसे होती है। तो आपने देखा होगा कि किसी भी ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। उसका माउथ होता है, उसकी फूड पाइप होती है, स्टमक होता है, लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, और एनस होता है। तब इतने सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। सिमिलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कई सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? नॉस्ट्रिल यानी आपके नोज़ के जो 2 होल होते हैं जहाँ से एयर अंदर जाती है वो नॉस्ट्रिल होते हैं। नेज़ल, वो जो आपकी नोज़ है उस होल के जस्ट पीछे ऊपर की तरफ एक कैविटी बनी होती है, एक खाली जगह होती है जिसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। देन जैसे फूड पाइप होती है वैसे विंड जाने के लिए विंड पाइप होती है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। लंग्स होते हैं, ब्रोंकाई होता है और ब्रोंक्यूलस एंड एल्वियोली, ठीक है। अब ये नेम आपके लिए नए हैं, धीरे धीरे मैकेनिज्म में आपको समझ आ जाएगा। अब हम पूरा ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपकी नोज़ के जो 2 होल होते हैं जहाँ से एयर अंदर की तरफ जाती है उसे हम नोस्ट्रिल कहेंगे। अब नोज़ के अंदर आगे के 2 होल के बाद आपने अंदर की तरफ ध्यान दिया होगा कि नोज़ के अंदर एक खाली स्पेस होती है, जगह होती है, उसे हम कैविटी कहते हैं। बॉडी में कोई भी खाली जगह होती है उसे हम कैविटी या पैसेज वर्ड से बुलाते हैं। तो नाक के अंदर की जो खाली जगह होती है उसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं, ठीक है। नाउ नॉर्मली आपको ये डायग्राम से भी समझ में आ रहा होगा कि जब हम एयर अंदर लेते हैं तो वो किसकी हेल्प से लेते हैं? नॉस्ट्रिल की हेल्प से लेते हैं, ठीक है। नाउ ये नॉस्ट्रिल से होती हुई कहाँ जाती है? नेज़ल में। देखो ये आगे के जो 2 होल है ये नॉस्ट्रिल है, आपकी नोज़ है, नोज़ के जो होल है वो नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद आपने देखा होगा नोज़ के अंदर जो ऐसी खाली स्पेस होती है वो कहलाती है नेज़ल पैसेज या नेज़ल कैविटी, दोनों ही आप इसे कह सकते हो। नाउ अब ये एयर इस नेज़ल कैविटी से होती हुई कहाँ पास होती है? ये आगे की तरफ जाती रहती है और धीरे धीरे ये क्या हो जाती है? वार्म यानी कि गर्म हो जाती है और मॉइस्चराइज भी हो जाती है। मतलब इसमें कई छोटी छोटी म्यूकस समझते हो ना आप, जो स्टिकी सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो हमारे स्टमक से ही सिक्रेट होता है, तो वो म्यूकस इसके अंदर ऐड होकर ये थोड़ा सा मॉइस्चराइज भी हो जाती है और नेज़ल कैविटी की लाइन से धीरे धीरे अंदर जाती है। अब जो डस्ट पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल है जो इस नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर आ चुके हैं, है ना, क्योंकि हम जब ब्रीदिंग कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा बिल्कुल प्योर एनवायरनमेंट हो, ठीक है, क्लीन एयर ही अंदर जाए, उसके साथ कई सारे स्मोक डस्ट के पार्टिकल होते हैं। तो वो पार्टिकल कैसे रुक जाते हैं? हमारी नोज़ के अंदर आपने देखा होगा इस नेज़ल पैसेज में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। तो नोज़ के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो उस डस्ट पार्टिकल को रोक लेते हैं अंदर जाने से, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। अब नेज़ल कैविटी से तो वो क्लीन हो गए क्योंकि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल वगैरह रुक गए, और जो मॉइस्ट और वार्म पैसेज था वो धीरे धीरे कहाँ तक आगे गया? ट्रैकिया तक। ये जो पाइप है यहाँ से इसे हम कहते हैं ट्रैकिया। ये वाली पाइप जो यहाँ पे बंद है वो किससे जुड़ी है? डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो स्टमक में जाती है, जो यहाँ से माउथ के थ्रू जुड़ी है। और जो ये वाली रास्ता है ये क्या कहलाएगा? विंड पाइप या फिर ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया और विंड पाइप से होती हुई वो एयर अंदर चले जाती है। अब ट्रैकिया भी आगे जाकर कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? 2 पार्ट में, ठीक है। और वो 2 पार्ट जो रहते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक। अगर आप सिंगल की बात कर रहे हो किसी एक की तो उसको कहते हैं ब्रोंकस, ठीक है। और अगर दोनों की बात कर रहे हो तो उसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। जो दोनों यहाँ से जाकर कहाँ चले जाता है? लंग्स के अंदर, यानी जो एयर इस ट्रैकिया के थ्रू गई है वो डिवाइड होकर दोनों लंग्स में चले जाती है। नाउ जैसे ही लंग्स के अंदर एंटर करती है एयर, जो ब्रोंकस होता है वो आपको दिख रहा है, वो भी डिवाइड हो चुका है, वो भी कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो चुका है। जैसे यहाँ, फिर ये भी फर्दर डिवाइड हो गया, फिर यहाँ, तो ब्रोंकस भी डिवाइड हो चुका है। अब ब्रोंकस जिस ट्यूब में डिवाइड हुआ है छोटी छोटी, जैसे ये ब्रोंकस था यहाँ तक डिवाइड होकर ये जो छोटी छोटी ट्यूब बनी है,
इस ट्यूब्स को हम कहते हैं, सिंगल ट्यूब का नाम है ब्रोंक्यूलस, ठीक है। ब्रोंक्यूल भी कहते हो और ब्रोंक्यूलस भी कह सकते हो, ठीक। तो ब्रोंक्यूलस इसका एक सिंगल नेम है। नाउ अब इस ब्रोंक्यूलस जो आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर छोटे छोटे एयर के पैसेज होते हैं, खाली जगह होती है। और इसका जो ये ब्रोंक्यूलस है, ये भी और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जो लास्ट टिप है इन सब के छोटे छोटे, ये वाले ये वाले ये वाले, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं एल्वियोली। इन सब का प्लूरल फॉर्म है एल्वियोली, सबको मिलाकर। और अगर केवल एक सिंगल पार्ट की बात करें, एक सिंगल एंड की बात करें, ठीक है, तो उसे हम एल्वियोलस कहते हैं। बहुत सिंपल नेम है। जैसे ब्रोंकाई प्लूरल है, दोनों को बोलते हैं, और सिंगल की बात करें तो ब्रोंक्यूलस। उसी तरह एल्वियोली, ठीक है, वो सबके लिए है, सबके जो छोटे छोटे एंड है ये सब एल्वियोली है। बट सिंगल की बात करें तो एल्वियोलस, ठीक है। तो इस तरह से एल्वियोली सबसे लास्ट एंड होता है। अब जो एल्वियोली की वॉल होती है बहुत थीन होती है, ठीक है। और इस एल्वियोली के आसपास ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, छोटा छोटा, यानी कि ब्लड के वेसल जो होती है हेयर जैसी, उसके गुच्छे होते हैं, ठीक है, जहाँ से ब्लड इस ऑक्सीजन जो अंदर तक गई है, जो एल्वियोली तक गई है, वहाँ से ब्लड जो इसके आसपास लिपटा हुआ है, ब्लड वेसल छोटी छोटी, वो ब्लड वेसल इसके अंदर से ऑक्सीजन को लेकर चले जाती है, ठीक है। और ये जो एयर आई है ट्रैकिया से, उसको तो कौन ले जाएगा, एल्वियोली तक पहुँचती है। पहले ब्रोंकाई तक पहुँची, फिर ब्रोंक्यूलस तक पहुँची, फिर एल्वियोली तक पहुँची। और एल्वियोली के आसपास जो ब्लड की छोटी छोटी वेसल्स होती है, वो उस ऑक्सीजन को लेकर चले जाती है, अपने साथ डिफ्यूज़ कर लेती है, अपने साथ घोल लेती है उस ऑक्सीजन को, और बॉडी को सप्लाई करने चली जाती है। तो इस तरह से कोई भी एयर जब आप इनहेल करते हो तो वो ब्लड तक पहुंच जाती है, और ब्लड तक पहुंचने के बाद ब्लड उसे हर एक सेल तक सप्लाई कर देता है, ताकि वो ऑक्सीजन सेल के अंदर प्रेजेंट जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना सके। यहाँ एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाया गया है। पहले नोज, नोज से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब वो हिस्सा जहाँ पर फूड पाइप और विंड पाइप अलग अलग हो जाते हैं। देन ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, विंड पाइप से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलस से एल्वियोली। और ये तीनों चीज़ें कहाँ होती है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस एंड एल्वियोली लंग्स के अंदर होती है, ठीक है। तो जैसे एयर ये पाथ को फॉलो करती है, वहाँ पर डबल एरो गिवन है। डबल एरो मतलब जब आप एयर लेने के लिए ये सारा रास्ता फॉलो करते हो, तो सेम ब्रीथ आउट करने के लिए भी यही पाथ फॉलो होता है। नाउ जो ऑक्सीजन होती है, जो एल्वियोली से ब्लड वेसल ने ली थी, वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ मिक्स होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ये सेल बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचती है। उसी तरह जब वो ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंचती है तो सेल में प्रेजेंट जो ग्लूकोज होता है उसे ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाती है, और एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनाती है। अब जो वाटर होता है वो तो किडनी के थ्रू प्यूरिफाई होकर, या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है जो किडनी के थ्रू आउट हो जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बचती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगेन लंग्स तक पहुंच जाती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लंग्स तक पहुंचती है तो जैसी प्रोसेस हमने ऑक्सीजन लेने के लिए बताई थी वही चीज़ रिपीट होती है। लंग्स तक जैसी वो पहुंच जाती है तो एल्वियोली के कांटेक्ट में आती है, एल्वियोली उसको ब्रोंक्यूलस तक पहुंचाता है, ब्रोंक्यूलस ब्रोंकाई तक, ब्रोंकाई ट्रैकिया तक, ट्रैकिया फेरिंग्स तक, फेरिंग्स नेजल कैविटी तक, और नेजल कैविटी से नोज के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाती है। इस तरह आपका जो मेन पार्ट है जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है वो पार्ट कहलाता है एल्वियोली, यानी कि जो प्लूरल फॉर्म है, और एल्वियोली का सिंगुलर फॉर्म है एल्वियोलस, और एल्वियोलस के थ्रू आपकी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम दिया है जो आपको समझाया गया है। जैसे ये ब्लड जो कि हमने कैसे, ये जैसे आप समझ लो कि ये एक एल्वियोलस है, आखिरी हिस्सा है उसका, और ये ब्लड वेसल है जो उसके आसपास लिपटी हुई थी ना, जो मैंने बताया था छोटी छोटी, तो वैसे ही समझ लो कि एक ब्लड वेसल इसके पास से जा रही है। तो जब ब्लड इस तरह से फ्लो होता है तो जो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया है वो ब्लड यहाँ पहुँचेगा,
यहाँ पहुँचकर CO2 इस एल्वियोली को दे देगा और CO2 के बाद एल्वियोली से जो ऑक्सीजन आई है, ठीक है, क्योंकि आप ब्रीदिंग बिल्कुल कंटिन्यूसली करते हो, आपने जब ऑक्सीजन अंदर ली है तो नेक्स्ट टाइम पे आप जो CO2 है उसे बाहर करोगे। तो जब CO2 आप बाहर करते हो तो जैसे ही आप इधर CO2 बाहर करते जा रहे हो, अगली स्टेप में आप ऑक्सीजन को गेन करोगे और ऑक्सीजन को गेन करके उसे आगे तक पास करते हो। सो इस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। डू यू नो आवर लंग्स कंटेन अबाउट 300 मिलियन एल्वियोली। जो आपको छोटी सी एल्वियोली स्ट्रक्चर नज़र आ रही थी ना, वो इतनी छोटी होती है कि टोटल 3 मिलियन होती है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। और हमारी पूरी बॉडी के अंदर एकमात्र ऐसा ऑर्गन होता है लंग्स जो फ्लोट करता है, जिसका नीचे से कोई फिक्स्ड बेस नहीं है, ठीक है। नाउ हाउ एयर एंटर्स द लंग्स के अंदर कैसे एंटर करती है, तो यहाँ से हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, तो ये ऑटोमेटिकली कैसे होता है। ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। आप अपनी ब्रीदिंग को रोकने की कोशिश करोगे तो आप नहीं रोक पाओगे ज़्यादा लंबे टाइम तक, और ऑटोमेटिकली अगेन ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा कोई पंप या मोटर या कोई मैकेनिज्म तो फिट नहीं है ना कि जो ऑक्सीजन को ज़बरदस्ती अंदर खींच रहा हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहा हो। तो कैसे ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन हम अंदर ले लेते और बाहर एक्सहेल कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ एक एक्टिविटी गिवन है जिसमें आपको एक बॉटल लेना है और 2 बैलून्स लेना है, और ये जो यहाँ पर डायग्राम गिवन है कुछ इस तरह से ही अरेंज करना है। बॉटल की जो कैप होती है उसमें होल करके एक पाइप को आपको फिट करना है, और ये इस तरीके से फिटिंग होना चाहिए कि यहाँ से राइट साइड से एयर ना जाए। अब उस प्लास्टिक बॉटल के अंदर उस ट्यूब को अगेन 2 पार्ट में कट करके, जैसा आपको दिखा रखा है, वाई शेप्ड प्लास्टिक ट्यूब लेना है आपको, ठीक है। या आप 2 टुकड़ों को अच्छे से टाइटली टैप करके भी लगा सकते हो। नाउ दोनों एंड पर बलून लगाने हैं और नीचे वाली बॉटल का जो बेस होता है उसे भी आप कट करके नीचे बैलून फिट करेंगे, और कहीं से भी एयर जाने का रास्ता नहीं होना चाहिए, सिर्फ ट्यूब के अलावा। नाउ जैसे ही आप उस बैलून को नीचे की तरफ खींचते तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो एयर पहले अंदर एंटर नहीं हुई थी, इसके बेस को खींचने से इसके अंदर एयर फील हो जाती है, और जब आप इसे अंदर की तरफ धकेलते हो तो जो एयर इसके अंदर फील थी वो ऑटोमेटिकली स्क्वीज्ड होकर ये एयर बाहर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ये हमें देखना है। तो नॉर्मली जो हमारे लंग्स हैं वो भी इसी तरह काम करते हैं। ये हमारे 2 बैलून है, ये लंग्स को समझ लीजिए कि ये लंग्स हैं, और ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया मतलब हमारी विंड पाइप है, ठीक है। और नीचे ये है, ये हमारे लंग्स के नीचे जो डायफ्राम होता है हमारी बॉडी के अंदर वो है, ठीक है। हमारे लंग्स फ्लोट करते हैं पर नीचे का जो बेस होता है मस्क्यूलर होता है, कार्टिलेज टाइप का बना होता है, और उसे हम डायफ्राम कहते हैं। देखो अब जैसे ही वो आप ब्रीदिंग करते हो तो आपने देखा होगा कि जब आप सांस लेते हो तो आपकी रीब केज ऊपर हो जाती है, ठीक है। आप ऑटोमेटिक आप देखोगे कि आपकी जो रीब केज है वो ऊपर की तरफ जाती है, तब जाके आप सांस को अंदर की तरफ लेते हो। तो जब रीब केज ऊपर की तरफ जाती है तो जो नीचे का डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। दोनों का अपोजिट मूवमेंट होता है। रीब केज ऊपर जा रही है और डायफ्राम नीचे की तरफ आ रहा है। तो दोनों के मोशन के अपोजिट होने के कारण डायफ्राम जब नीचे आता है तो लंग्स को क्या मिल रहा है, ऑलरेडी स्पेस अच्छी खासी मिल रही है, तो लंग्स के अंदर की जो स्पेस है वो बढ़ रही है, तो एयर का प्रेशर बाहर ज़्यादा है और अंदर की तरफ क्या है, वॉल्यूम बढ़ गया है, तो प्रेशर कम हो गया है। तो ऑटोमेटिकली एयर हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी, लो प्रेशर की ओर। तो जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी तो ऑटोमेटिकली बाहर की जो एयर होती है वो कहाँ एंटर करेगी, हमारे लंग्स के अंदर। और जब आप सांस छोड़ते हो तो आप खुद भी देख सकते हो कि आपके रीब केज नीचे की तरफ आती है। अब जब रीब केज नीचे आती है तो एयर, ये जो डायफ्राम है ये ऊपर की तरफ आता है, तो आपके लंग्स को स्पेस मिलना बंद हो जाती है, और जो लंग्स फैले हुए थे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, उनकी साइज़ छोटी हो जाती है। अब लंग्स छोटे हो जाएंगे तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम होगा, और इस कम वॉल्यूम में इसके अंदर क्या फील है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो गैसों को एक कंप्रेस या एक प्रेशर फील होगा कि वॉल्यूम कम है और गैस ज़्यादा है, तो उसमें एक प्रेशर लगेगा। तो इस प्रकार एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है।
और ऐसा होने के कारण जो एयर है वो ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर से कहाँ जाती है, लो प्रेशर की ओर। तो अंदर प्रेशर बढ़ने के कारण एयर ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। तो इस मैकेनिज्म से आप समझ सकते हो कि कैसे ऑटोमेटिक हमारे लंग्स इनहेल और एक्सहेल कर लेते हैं। इनहेलिंग के टाइम पर लंग्स एक्सपांड होते हैं, एक्सपांड होने के कारण अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाता है, वॉल्यूम बढ़ने के कारण अंदर एयर का प्रेशर कम होता है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ऑटोमेटिकली एयर की एक हैबिट या बोल सकते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। तो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर एंटर करेगी, क्योंकि वो बाहर हाई प्रेशर है, अंदर लो। उसी टाइम में एक्सहेलिंग की अगर बात करते हैं तो उस टाइम पर एक्सहेलिंग में क्या होता है, आपका रीब केज नीचे की तरफ आता है, डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है, तो लंग्स को एक्सपांड होने की जो स्पेस है वो कम होती जाती है और लंग्स की साइज़ छोटी होती जाती है। छोटी होने से उसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, कम होगा तो गैस अंदर जो फील है और अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या है, कम होने के कारण गैस पे प्रेशर लग रहा है, यानी अंदर की गैस हाई प्रेशर पर है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर की गैसेस से। तो ऑटोमेटिकली एयर बाहर की तरफ जाएगी क्योंकि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। तो ये काफ़ी सिंपल मैकेनिज्म था और इसी मैकेनिज्म से हमें हमारी नेचुरल प्रोसेस लंग्स की समझ में आती है। नाउ व्हाट मेक्स अस ब्रीथ, ब्रीथ कैसे हम कर सकते हैं या किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ब्रीदिंग प्रोसेस में आपने देखा होगा लंग्स एक्सपांड होता है और कंप्रेस होता है। तो लंग्स का एक्सपांड और कंप्रेस होना वो भी किस पे डिपेंड करता है, उसका मेन फंक्शन है रीब और डायफ्राम। अगर रीब और डायफ्राम का मूवमेंट नहीं हुआ तो लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। तो जो ब्रीदिंग होती है उसमें मेन रोल किसका होता है, रीब का और डायफ्राम का, ठीक है। यानी कि जब आप इनहेल करते हो तो रीब आपकी ऊपर की तरफ जाती है, आप खुद सांस लेकर देखिए, आपकी रीब केज ऊपर जाएगी और डायफ्राम नीचे जाता है। और जब आप ब्रीथ आउट करते हो, सांस छोड़ते हो, तो डायफ्राम जो आपका रहेगा वो अंदर की तरफ जाएगा यानी ऊपर आएगा और जो आपकी रीब केज है वो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो रीब केज और डायफ्राम दोनों के अपवर्ड और डाउनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट के कारण ही अंदर लंग्स के अंदर या कैविटी जो चेस्ट कैविटी है उसमें स्पेस बनती जाती है और उसके कारण ही एयर लंग्स के अंदर या बाहर आती रहती है। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस को अलग अलग समझाया है। पहली इनहेलेशन को समझाइए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और दूसरी एक्सहेलेशन को बताया गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह की कंडीशन होती है जिसमें पहले आपको बताया गया है इनहेलेशन में क्या होता है। ये आसपास की जो रीब केज है ये ऊपर जा रही है और ये धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे जो अंदर लंग्स है उसको स्पेस मिल रही है, वो फैल रहा है और फैल रहा है तो उसका अंदर का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो एयर अंदर आ रही है। और जब एक्सेलेशन की बात कर रहे हैं तो रीब केज भी नीचे आ गई, देखो ये एरो दिख रहा है ना, रीब केज सिकुड़ रही है, नीचे की तरफ आ रही है और डायफ्राम ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इस केस में यहाँ पर स्पेस बहुत कम बची है जिसके कारण लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नाउ आपको इनहेलेशन और एक्सेलेशन के बीच में डिफरेंस बताया गया है जो कि आप खुद उसे पढ़ सकते हो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया। नाउ एक्टिविटी थर्ड, एक्टिविटी थर्ड आपको इंडिकेट करती है कि व्हाट वी ब्रीथ आउट, हम क्या बाहर निकालते हैं। यानी कि अभी तक हमने ये पढ़ा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ही आउट हुई है, ठीक है। उसके लिए एक एक्टिविटी गिवन है कि आपको फ्रेश लाइम वाटर एक बॉटल के अंदर लेना है और उसकी जो कैप होती है उसमें होल करके ट्यूब को कुछ इस तरह से फिक्स करना है जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। जब भी आप अपने माउथ से एयर को अंदर पास करवाएंगे, नॉर्मली आप ब्रीदिंग कीजिए और जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो ब्रीथ आउट करते समय उस ट्यूब के अंदर आपको अपना माउथ फिट करना है ताकि जितनी भी गैस जो आपने बाहर निकाली है वो उस ट्यूब के थ्रू अंदर बॉटल में चले जाए। बॉटल में आपने लाइम वाटर ले रखा है। अब जो लाइम वाटर आपने लिया है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उस लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है, ठीक है, तो उसका जो कलर होता है वो मिल्की वाइट हो जाता है, यानी दूध की तरह, मिल्क की तरह वाइट होने लग जाता है।
जैसा आपको एरो से बताया गया है, कुछ इस तरह का कलर होना शुरू हो जाता है। तो आप नॉर्मली लाइम वाटर के अंदर जब आप ब्रीथ आउट करते तो वो गैस जो होती है वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो मिल्की वाइट कलर में टर्न हो जाएगी। तो ऐसा ही होता है, वो मिल्की वाइट कलर में टर्न हो जाती है जो लाइम वाटर होता है। इससे ये समझ में आता है कि जो भी गैस आप एक्सेल कर रहे हो वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ एक्टिविटी 4, क्या आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही ब्रीथ आउट करते हो? तो यहाँ पर एक्टिविटी 4 आपको ये समझाती है कि आप उसके साथ साथ वाटर वेपर को भी ब्रीथ आउट करते हो। उसको पता करने के लिए आपको एक्टिविटी 4 बहुत सिंपल है। आप मिरर के आगे जाकर ब्रीथ आउट कीजिए। जैसे ही आप ब्रीथ आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक वेपर, मतलब ब्रीदिंग के साथ साथ वेपर भी मिरर पर जमना शुरू हो जाती है। और वो वेपर कहाँ से आती है? अंदर लंग्स से आती है। यानी कि आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ब्रीथ आउट में वाटर वेपर भी बाहर निकालते हैं। नाउ यहाँ टेबल से दिखाया गया है कि कितने अमाउंट की ऑक्सीजन आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं ब्रीदिंग और ब्रीथ आउट के टाइम पे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन आप 21% इनहेल करते हो और 16.4% आप रिटर्न बाहर निकाल देते हो। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप 0.04% इनहेल करते हो, क्योंकि आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो आपकी नोज़ में कोई फिल्टर नहीं लगा है कि वो एग्जैक्टली ऑक्सीजन ही कैच करेगा। ठीक है, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें साथ में जाती है। बट एक्सहेल के टाइम पर 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वाटर वेपर बहुत लिटिल अमाउंट में आप एंटर करते हो, लेकिन जब आप एक्सहेल करते हो तब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर निकलती है। नाउ स्नीजिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्नीज का मतलब होता है छींक आना। ठीक है, आपने अपने आसपास स्मोक, डस्ट पार्टिकल और पॉल्यून्स वगैरह देखे होंगे। तो जब आप ऐसे एटमॉस्फेयर में जाते हो और आप सांस लेते हो तो कुछ अनवांटेड पार्टिकल आपके नोज़ के अंदर एंटर कर जाते हैं और नोज़ के अंदर जो हेयर्स होते हैं उसके थ्रू वहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। अब नेज़ल कैविटी में जब ये पार्टिकल कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको बहुत इरिटेट सा फील होता है और नेज़ल कैविटी आपकी चोक होने लग जाती है। इसके कारण आपको छींक आती है। स्नीजिंग होने से ये जितने भी पार्टिकल जो जमे हुए हैं नेज़ल कैविटी में वापस बॉडी से आउट हो जाते हैं और फ्री एयर में चले जाते हैं। इसलिए स्नीज का आना भी ज़रूरी होता है। नाउ स्मोकिंग करने से, क्योंकि आप जान सकते हो कि जब ये डस्ट पार्टिकल हमारे नोज़ या नेज़ल पैसेज में किस तरह से कलेक्ट होकर हमारी लंग्स का प्रोटेक्शन करते हैं, अंदर जाने से हम इसे रोक लेते हैं नेज़ल कैविटी के थ्रू। तो स्मोकिंग करने से तो सीधा स्मोक आपके लंग्स तक जाता है और इसी कारण लंग्स का कैंसर होता है। तो स्मोकिंग करना आपके लंग्स को डैमेज कर देता है। नाउ ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस गिवन है। ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस जो सिर्फ लंग्स के थ्रू होती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जस्ट एक्सचेंज होता है। जबकि रेस्पिरेशन कौन सी है? केमिकल प्रोसेस है जो कहाँ होती है? सेल के अंदर होती है। ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती, बट सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है। ये सेल के आउटसाइड होती है जहाँ की लंग्स हमें पता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है। इसमें एंजाइम्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, केमिकल प्रोसेस नहीं है इसलिए, और यहाँ पर केमिकल प्रोसेस इसलिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में एनिमल यानी दूसरा एनिमल जैसे कि इंसेक्ट के बीच में, अर्थवर्म में, फ्रॉग में, इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।